नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको सुदर्शन न्यूज पर। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक विपक्षी राजनीति के गलियारों से इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है कि आखिर अपने ही नेताओं को संभालने में विपक्षी दलों के शीर्ष चेहरे क्यों नाकाम होते जा रहे हैं। कभी अपने अपने राज्यों की राजनीति के सबसे ताकतवर केंद्र में रही ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे आज अपने ही राजनीतिक कुनबे में उठे बगावत के तूफान से जूझते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की, जहां टीएमसी के भीतर मची हलचल अब खुलकर बगावती रूप ले रही है। आज रविवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर टीएमसी के बागी सांसदों की बैठक ने राजनीतिक तापमान को और ज्यादा बढ़ाया। खबर यह भी है कि बागी सांसदों का समूह अब लोकसभा स्पीकर से मिलकर अलग संसदीय गुट की औपचारिक मान्यता की मांग कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह केवल टीएमसी के लिए नहीं बल्कि ममता बनर्जी के राजनीतिक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में सिर्फ बात सांसदों तक सीमित नहीं रही। राज्यसभा से लगातार इस्तीफे और विधानसभा में विधायकों की नाराजगी ये संकेत देती रही है कि पार्टी के भीतर असंतोष लगातार बढ़ा है। कभी बंगाल की राजनीति में आपको बता दें कि हमेशा जीत रखने वाली ममता बनर्जी आज उस चुनौती का सामना कर रही हैं जो उनकी अपनी ही पार्टी से उठ रही है। आज से ठीक 4 साल पहले इसी राजनीतिक भूचाल में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी, पार्टी का नाम और चुनावी चिन्ह सब छीन लिया था। उसी संकट की परछाई एक बार फिर उनके दरवाजे पर दस्तक देती दिख रही है। शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की चर्चाओं ने उद्धव ठाकरे की चिंता को बढ़ा दिया। इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने पार्टी नेताओं और सांसदों की आपात बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में कुछ सांसदों की गैर मौजूदगी ने अटकलों को और तेज कर दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह हो रही है कि यदि सांसदों का एक बड़ा समूह शिंदे गुट की ओर जाता है तो उद्धव ठाकरे के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। महाराष्ट्र और बंगाल की इन दोनों घटनाओं में एक समानता साफ तौर पर दिखती है। दोनों जगह संकट विपक्षी दलों पर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से खड़ा हुआ। दोनों ही मामलों में सवाल नेतृत्व की पकड़, संगठन की एकजुटता और राजनीतिक भविष्य पर उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे अपने अपने दलों में उठी इस बगावत को शांत कर पाते हैं या फिर असंतोष आने वाले दिनों में विपक्षी राजनीति के लिए एक बड़ा संकट उभरता है। क्योंकि राजनीति में विरोधियों से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपनों की बगावत कई बार सब पर भारी पड़ जाती है। आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया। हमारा कमल खिल गया, लेकिन टीएमसी इस प्रकार से अचानक ध्वस्त हो जाएगी यह हमको भी अंदाजा नहीं था, हमारी पार्टी को भी नहीं था। लेकिन जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, इनके पास केवल परिवारवाद होता है, गुंडे होते हैं, अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, दंगाई होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनका यही असर होता है जो टीएमसी का हुआ। और देखिए 2024 से ही हलचल मची हुई है कि हमारी पार्टी के कुछ सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना या बीजेपी में जाने वाले हैं। बीजेपी कभी ऑपरेशन लोटस की बात करती है, कभी ऑपरेशन टाइगर की बात। हम यही मां के चरणों में कह रहे हैं कि आपके पास इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, 15 साल हो जाएंगे 29 में, आपका पेट क्यों नहीं भरता है? कितनी पार्टियों को तोड़ोगे भाई? अरे उधर टीएमसी टूट टाट के खत्म हो गई, उधर शरद पवार जी का हालत बेहाल है, या हमारे ऊपर आपने एक प्रकार से वक्र दृष्टि की हुई है। तो हम यही आपसे कहेंगे कि आप विकास के मुद्दों पर काम करिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि स्थिति जो बनी हुई है, जो बंगाल में देखने को मिला, वो अब महाराष्ट्र में भी दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में उद्धव गुट के लिए लगातार परेशानी जो है वो यहाँ पर खड़ी होती नजर आएगी। अब फिलहाल ग्राफिक्स जो है वो बंगाल के चल रहे हैं, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं कि बंगाल में भी अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं पार्टी टूट की सबसे बड़ी वजह बनती हुई नजर आई। ममता ने आपको बता दें कि सयोनी और माला को पद से हटाया था, उसके बाद लगातार और अटकलें बढ़ी। 4 राज्यसभा सांसद पार्टी पहले ही छोड़ चुके हैं। 58 विधायकों ने अलग गुट बनाने का जो अपना दावा है वो यहां पर कर दिया है। ऋतुव्रत बनर्जी को बागियों ने अपना नेता भी चुन लिया है। तो कुल मिला के ममता बनर्जी जो लगातार ये समझती थी कि उनका किला अजय है और वो लगातार इस पर फतह करती रहेंगी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अहम बैठक बुलाई है। यूबीटी सांसदों के शिंदे संपर्क में होने की चर्चा जो है वो लगातार बढ़ी है। 9 में से 3 सांसद बैठक में पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद ये अटकलें और ज्यादा बढ़ गई। 7 सांसदों के टूटने की अटकलें काफी ज्यादा तेज बताई जा रही हैं। दिल्ली में शिंदे से मुलाकात की खबरें एक बार फिर से इसको हवा दे रही हैं। ऑपरेशन टाइगर बयान से बढ़ी राजनीतिक हलचल। तो बता दें कि शिंदे गुट पहले ही असली शिवसेना घोषित। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे लगातार बेचैन हैं, क्योंकि
उन्हीं के पार्टी के नेता अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं दल बदलने की नीति अपनाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि स्थिति यही बन रही है। एक तो जो आपात बैठक बुलाई उसमें ना पहुंचना, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री से मुलाकात का जो संकेत यहां पर मिला, वो सभी चीज ये दर्शाती हुई नजर आती हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राधिका भट्टाचार्य है, आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका राधिका जी। रतन तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता, रतन जी आपका भी स्वागत है। और जिया खान है राजनीतिक विश्लेषक, जिया जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है राधिका जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगा। बंगाल में हमने देख लिया, अब महाराष्ट्र में भी वही स्थिति यहां पर बन रही है, क्या आप समझ रही हैं अभी? राधिका जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास मैं करूंगा। राजनीतिक विश्लेषक जी 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 पहुंच रही है, बोलिए। तो पहले तो ये सवाल है कि हमें पूछना है कि क्या हो रहा। शिवसेना यूडीपी ने अपने सभी 9 सांसदों को एकजुट रखने के लिए मातोश्री में तो बैठक बुलाई है, पर राजनीतिक हलचल और दल बदल की जो अटकलें वो भी तेज है। पार्टी नेतृत्व अपने सांसदों के साथ लगातार संपर्क में भी है। सार ये है कि महाराष्ट्र में भी विपक्ष के अंदर अस्थिरता दिखाई दे रही है, और ये क्यों हो रही है कि पार्टी की जो मूल विचारधारा से तीन को लेकर समान है, और इसके साथ बंगाल और महाराष्ट्र में काफी सारे समस्याएं दिखते भी है। महाविकास अघाड़ी जैसे गठबंधन कर रहे हैं। अच्छा राधिका जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। राधिका जी माफी के साथ मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। पीसीआर एक बार आवाज दुरुस्त कराए राधिका जी की, उसके बाद संपर्क करेंगे। रतन तिवारी जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बन रही है, सांसद टूटे तो यूबीटी को एक बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। बंगाल में हमने देखा, महाराष्ट्र में भी वही स्थिति बन रही है, और सबसे बड़ी बात यह है फैक्टर्स दोनों सेम है, अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं परेशानी बन रही है। क्या आप समझ रहे हैं? जब महाराष्ट्र में ये खेल आज से कुछ वर्ष पहले भी खेला गया था, जब महाराष्ट्र देखिए ऐसा है, सुनिए। बाहर हो जाइए, बाहर हो जाइए। आप लोग चुप होंगे तो बात करेंगे, आप लोग चुप होइएगा। रतन जी देखिए, प्रद्युम्न जी, महाराष्ट्र में किस प्रकार उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तो किस प्रकार महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए 50-50 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराष्ट्र के लोगों ने कहा था, नारे भी लगे थे। और किस प्रकार 50 विधायक गुजरात गए, गुजरात से गुवाहाटी गए, उसके बाद महाराष्ट्र में आए और सरकार गिरी और एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। तो उसी प्रकार यह तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो कार्यक्रम है, ये मध्य प्रदेश में देखने को मिला, राजस्थान में देखने को मिला, उत्तराखंड में, अरुणाचल में, गोवा में, तो तमाम जगह ये यूपी में भी बोलिए, यूपी में हर जगह बोलिए। यूपी में भी हुआ था, करीब 5-6 सबूत क्या है? 5-6 सपा के विधायकों को तोड़ा गया, उसमें पूजा पाल भी थी, तो बहुत जगह हुआ। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर प्रद्युम्न जी मैं आपको बता दूं, ये अफवाहें हैं, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के जो 9 सांसद हैं वो पूरी ईमानदारी और चट्टान के साथ उनके साथ खड़े होंगे। अरे तो फिर आपात बैठक बुलाई तो मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने बताया ना, उन्होंने बताया कि वो हवाला भी दिए कि किसी उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, कोई किसी काम में फंसा हुआ था, लेकिन सारे लोग उद्धव जी के साथ हैं। कोई भी महाराष्ट्र, ये कोई साधारण बैठक नहीं थी, ये आपात बैठक थी जो बहुत इमरजेंसी में और विशेष कारणों से बुलाई जाती है।
ठीक है प्रद्युम्न जी, कोई कोई नहीं पहुंच पाता है। मैं कह रहा हूं ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। एक बार धोखेबाजी हो गई, हमने माफ कर दिया, लेकिन बार बार धोखेबाजी और गद्दारी की जाएगी तो महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है राधिका जी, 50-50 करोड़ का दावा, सरकारें गिराने का वादा दावा जो रतन जी यहाँ पर कर रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ते हैं भविष्यवाणियां बहुत करते हैं और साफ तौर पर सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन बयानबाजी जरूर यहां पर करनी है। कैसे इनको पता चल जाता है कि इतनी रकम में सौदा हुआ था? महाराष्ट्र की जनता नारा दे रही थी प्रद्युम्न जी। नहीं रतन जी मैं आ रहा हूं, एक बार राधिका जी को सुन लेते। राधिका जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। अभी आ रही है। जी, थोड़ा सा माइक को आप ठीक कीजिए अपना। हाँ जी। मैं ये कह रही थी कि ये हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं है, डेमोक्रेसी है। ये समझते नहीं है भारत का जो संविधान है, हर जनप्रतिनिधि को अपनी कोई राजनीतिक सोच और भविष्य चुनने का अधिकार देता है। अगर किसी पार्टी के अपने लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं तो पहले उस पार्टी को अपना अंदर झांकना चाहिए ना। असली सवाल बीजेपी तो नहीं है, बल्कि ये है कि लोग अपनी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, ये है असली सवाल। तो ये तो लोग समझते नहीं है और समझ कर भी इसको मानते नहीं है। और जब एक या दो लोग जाते हैं तो सुनिए मेरी बात, जब एक या दो लोग जाते हैं तो उसे व्यक्तिगत आप फैसला कह सकते हैं, लेकिन जब कई वरिष्ठ नेता एक साथ असंतोषी व्यक्त करते हैं तो ये उस पार्टी के नेतृत्व और संगठन की समस्या होती है। तो बगावत का मतलब है कि अंदर कुछ गंभीर गड़बड़ है, तो आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। जब अन्य दल बीजेपी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तब उसे लोकतंत्र और विस्तार कहा जाता है। देखिए ये दोगलापन। लेकिन जब कोई नेता बीजेपी या एनडीए के साथ आना चाहे तब उसे हॉस्टिंग कह दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड है। ठीक है। राजनीतिक दल बदल को सिर्फ एक दिशा में गलत नहीं कहा जा सकता है। शुक्रिया। ठीक है जी अकान जी, आप इस पूरे समीकरण को कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रवक्ताओं का अपना हित है, वो अपनी पार्टी के लिए बोलेंगे। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप बेहतर समझा पाएंगे कि बंगाल में भी हुआ अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं वजह बनी जो सालों पुरानी थी, अचानक से तो हो नहीं सकती है, और अब महाराष्ट्र में भी वही लक्षण जो है वो आने शुरू हो चुके हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और आप सबको गुड इवनिंग और जय हिंद। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को हम केवल दल बदल, केवल अवसरवाद, केवल विपक्ष की रणनीति या केवल विपक्ष की विफलता कहकर हम इसको नहीं समझ सकते। यह भारतीय राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन और राजनीतिक भविष्य की तलाश का सम्मिलित परिणाम है। हम इस पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ सत्ता पक्ष को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, सत्ता पक्ष को पूरी तरीके से हम कटघरे में नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि कोई दल अपने सांसद, विधायक और नेता को अगर ये भरोसा नहीं दिला पा रहा है कि उनका राजनीतिक भविष्य उसी दल में सुरक्षित है, तो ये उस दल के लिए संगठनात्मक संकट का भी संकेत है। विपक्ष की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो केवल भाजपा नहीं है। विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतर विश्वास, अवसर और भविष्य की भावना को जीवित रखना सबसे बड़ी समस्या है। तो ऐसे में पॉलिटिकल ग्रेविटी का भी ये दौर है, और जिन नेताओं को अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देता है वो उस तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शर्मा साहब, अगर इसको बंगाल के बारे में देखा जाए, हेलो जी सुन रहे हैं। हाँ, अगर बंगाल के बारे में इसको देखा जाए तो देखिए, बंगाल में टीएमसी की एक बहुत बड़ी हार हुई है, और अब उस पूरी हार का वहां पर जो भी समीक्षा चल रही है, ऐसे में वहां के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अब शायद ये दुविधा हो चुकी होगी कि उनका टिकट रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे में वो लोग अपने लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश में जो सत्ता पक्ष है उनकी तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, और यही सेम चीज महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हम सत्ता पक्ष को अकेले कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ये विपक्ष के लिए भी ये उनकी कमजोरियां और कोताहियां नहीं तो, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता कहाँ मान रहे इस बात को? वो तो कह रहा है कि 50-50 करोड़ में पहले खरीद लिए गए, अब भी कुछ ना कुछ हो रहा होगा।
देखिए, अब उसके बारे में तो ये कहा जा सकता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अगर ऐसी ये सारी चीजें हैं तो क्या विपक्ष को, जो अभी अपोजिशन है, उनको अपने नेताओं के बारे में अगर ये जानकारी नहीं है, उनके अंदर अगर ये दूरदृष्टि नहीं है, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं यही कह रहा था कि हमारे जिया भाई तो कह रहे हैं कि कुछ लोग तो हैं, कुछ बातें कहेंगे, उनका काम है कहना। जिया भाई, सदन के अंदर एक मुस्लिम सांसद को किस प्रकार गाली गलौज किया गया, उन्हें मुल्ला, कटवा, उग्रवादी, आतंकवादी कहा गया, उस पे भी आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब इस बात का कोई सेंस बनता है? अब इस बात का यहाँ कोई सेंस बनता है इस डिबेट में? कहाँ का कहाँ सवाल का कहाँ जवाब? सुनिए ना प्रदीप भाई, आप सुनिए तो सही। ये जिया भाई को मैं उस दौर में लेके गया कि ऐसी बातें भी हुई थी, सरकारें तोड़ी गई, गिराई गई, किस प्रकार सांसदों को बंदी बनाया गया, किस प्रकार विधायकों को जबरन लेके गया, वो बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है, जो अफवाहें चल रही है, मैं उसको दरकिनार करता हूं। टीएमसी में हो सकता है वो मामला है, और मैं टीएमसी को डिनाई नहीं करूंगा। टीएमसी में अपनी एक बात है, वहां का एक अलग दृष्टि के हिसाब से देखा जा रहा है, लोग अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि जब वहां पे अभिषेक बनर्जी सुरक्षित नहीं है, तो वहां के सांसद कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो इस प्रकार महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कब किसका मन डोल जाए क्या पता? महाराष्ट्र में प्रदीप भाई बिल्कुल नहीं होगा। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है, और यहाँ पे एक बार गद्दारी हो गई, अब गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? और आपको मैं बता दूं कि अभी चर्चाएं चल रही है, यूबीटी के सांसद टूटेंगे, हो सकता है ये सिंधे के सांसद टूट जाए। ये महाराष्ट्र है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो, कुछ आपने कहा ना कुछ भी हो सकता है, तो फिर जा सकते हैं, क्योंकि कई सांसद मीटिंग में पहुंचे नहीं है। आप कितना छुपाने की कोशिश करेंगे? नजरों में सारी चीजें हैं, राजनीतिक गलियारों में ये बातें छुपती थोड़ी ना है, और मीडिया तक पहुंच रही है, तो कुछ तो इसके पीछे की वजह होंगी ना। राधिका जी, अब कांग्रेस प्रवक्ता कितना भी कवर अप देने की कोशिश कर लें, बचाव कर लें, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। जिसको जाना है वो जाएगा पार्टी से। फिर राधिका जी, आवाज ये समझने की बात है कि नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। लोकतंत्र में इसका संभावना हमेशा रहता है, और विपक्ष और कमजोर हो सकता है, ये आज की एक सच्चाई है। एनडीए स्थिति और मजबूत होते जा रही, आने वाले चुनावों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो आगे कहूं मैं जी, जी जी, तो अगर इसको सार कहूँ, वापस मैं कहूंगी, सार ये है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक पुनर्गठन की संभावनाएं मजबूत हो रही, और ये कहे जब दोनों राज्यों को हम तुलना करते हैं, बंगाल और महाराष्ट्र, दोनों जगह विपक्ष के अंदर अस्थिरता है। इसे लोग माने या ना माने, सच्चाई तो ये दोनों राज्यों में नेतृत्व और संगठन को लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। इसलिए लोग, उनके सांसद आज खुलेआम निकल के ये बात कह रहे हैं, और ये बात छुपा नहीं रहे कि वो किसके साथ जाएंगे, किसकी ओर उनकी डोर खिंच रही है। राजनीति में बदलते समीकरण लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है, का हिस्सा है। तो कुल मिला के बंगाल और महाराष्ट्र की जो घटनाएं ये संकेत देती है कि विपक्ष के अंदर गहरा मंथन चल रहा है, और आने वाले समय में राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। तो ये है कि लोग समझ जाए, ये जो कहते हैं कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, आप दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, तो डेमोक्रेसी में भारत का संविधान है, जैसे मैंने किया है, जनप्रतिनिधियों को अपना एक फ्रीडम है, कुछ भी करे, जहां जाए वहां जाए। बंगाल ने तो एक इतिहास खड़ा कर दिया है कि सारे जो चापलूस सांसद थे ममता बनर्जी जी के, आज किस तरीके से निकल आए हैं। लोग सोचते थे कि सयोनी घोष जिस तरीके से अपीजमेंट करती थी माइनॉरिटीज की, जिस तरीके से उन्होंने अपना या क्या मदीना वाली, दिल में मदीना है, आंखों में पता नहीं क्या है, तो वो ये सारे गाने गा गा के फिरती थी। कौन तब कह सकता था कि यही शख्स एक दिन
ममता बनर्जी जी का साथ छोड़ के यहाँ इस तरफ आने को प्रयास करेगी। जब एक या दो लोग जाते हैं तो मैंने कहा पहले तो कोई आप बोल सकते हैं कि एक छोटी सी वाकया है, पर ठीक है। इतने तादाद में लोग निकल रहे हैं भाई कहीं ना कोई बात होगी। जी हाँ जी, इतिहास है। जी हाँ जी। अब बार बार रतन तिवारी जी कवर अप करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। और टूट की पीछे की वजह आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि ये एक मुख्य बिंदु होता है कि जब भी ऐसे सांसद टूटते हैं तो कोई ना कोई बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो रहा है तो कोई ना कोई वजह होगी। आप क्या समझ रहे हैं महाराष्ट्र में? देखिए, दोनों प्रदेशों में जिस तरीके से ये हमें दिखाई दे रहा है कि वो दोनों जगहों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पार्टी बदलने के फिराक में, जैसा उनकी हरकतों से जाहिर हो रहा है कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो देखिए, ये पॉलिटिकल ग्रेविटी का दौर है और नेता वहीं आकर्षित होता है जहां उसे अपना भविष्य, प्रभाव, संसाधन और राजनीतिक विस्तार दिखाई देता है। ऐसे में शायद इन लोगों को अब ये लग रहा है कि उनका भविष्य जो है वो बीजेपी में ही हो सकता है, तो वो बीजेपी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। अब इसके अंदर कोई छुपी हुई बात है, अगर कोई ऐसी छुपी हुई बात है तो मुझे अभी उसका इल्म तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो उनकी हरकतें हैं, उनकी बातें हैं, उसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो क्या चाह रहे हैं। खास तौर से अगर बंगाल को देखा जाए तो बंगाल में तो अब ये लाजमी है कि अब टीएमसी को नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी सत्ता में वापस आने। नहीं तो अरे मेहनत तो करनी पड़ेगी, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं उनको ये लग रहा है कि शायद अगला भविष्य उनका नहीं है, तो वो इसलिए एक बेहतर भविष्य तलाश करने के लिए वो अभी से अपना रिजर्वेशन करवा रहे हैं बीजेपी में आके कि उनका जो उनकी पार्लियामेंट की सीट है वो इधर उधर ना हो पाए और बीजेपी उन पर रहम करते हुए उनको दोबारा अपना कैंडिडेट बना दे। तो वेस्ट बंगाल के बारे में तो ये कहा जा सकता है, और यही महाराष्ट्र के बारे में भी यही है, क्योंकि असेंबली इलेक्शन में जिस तरीके से बीजेपी को एक बहुत बड़ा जनादेश मिला था, तो उससे वहां पर ये बात साबित होती है कि जनता ने अभी भी जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उनका अभी भरोसा बना हुआ है। तो शायद इस वजह से वो लोग भी अपना भविष्य और अपना जो फ्यूचर देख रहे हैं वो इसी पार्टी में देख रहे हैं। शर्मा साहब, कई स्थिति वही बन रही है। बताइए, क्योंकि ये अच्छा राधिका जी कुछ बोलना चाहिए। राधिका जी। हाँ, मैं आगे ये कहूंगी कि जब कोई नेता, देखिए कोई भी नेता सिर्फ किसी के कहने पे तो अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर नहीं रखता। नहीं, वो तभी फैसला करता है या करते हैं जब उन्हें पता चल जाता है कि उसकी पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से हट गई और उसका कोई भविष्य नहीं। नेता अपना राजनीतिक भविष्य जनता का मुंह देखकर फैसला लेते हैं, और बंगाल में तो ये बहुत नहीं, लेकिन राधिका जी बंगाल में तो हमने ये भी देखा कि अब ईडी और सीआईडी जांच कर रही है। ममता बनर्जी तो सुबह ही पहुंच गई थी भतीजे मोह में घर पे जब छापा पड़ा था। अब वही समर्थन लेने के लिए कांग्रेस के पास जा रही है। कांग्रेस तो दे भी रही है समर्थन। तो जहां ईडी सीबीआई जिस पार्टी के पीछे पड़ जाए, जांच लगातार हो रही है, आरोप लग रहे हैं, फर्जी हस्ताक्षर के आरोप लग रहे हैं, फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं समर्थन देने की बात करती है इनडायरेक्ट वे में। अंग्रेजी में कहते हैं वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल। पानी अपना गहराई वो समझ लेता है और एक लेवल पे सब आ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर कानूनी जांच चल रही है वो अपना कानून अपना तो वो कानून अपना काम कर रहा है ना। कानूनी प्रक्रिया को राजनीतिक साजिश बताना ये एक न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना है। राजनीतिक निर्णय और कानूनी अगर कहे जांच को मिलाकर नहीं देखना चाहिए, तो कानून अपना काम करता है। ठीक है, बताइए रतन जी। एक दो लोग जाते हैं, बाकी लोग चले गए। देखिए राधिका जी, आप राजनीति को कितना समझती हैं मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि महाराष्ट्र के अंदर नारायण राणे भी कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे जो बीजेपी के ऊपर आक्रामक थे, लेकिन उनके ऊपर जब ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी तो अचानक वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र के एक नेता थे पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अशोक राव चौहान, जिनको खुद मोदी जी ने। तो इसके पीछे ये फैक्टर क्या है कि किसी पे ईडी सीबीआई की जांच चल रही है तो वो बीजेपी में ही जाएगा? सीधी सी बात है। आप बताइए ना कि अजीत पवार को 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटालेबाज बताने के बाद उसी अजीत पवार को अपने पार्टी में 24 घंटे में शामिल कर लिए।
वो नैतिकता कहाँ चली गई? अशोक चौहान को आदर्श का घोटालेबाज कहते हैं और उसी अशोक चौहान को नहीं, आप ये बताएं ना कि अब जो आप कांग्रेस को समर्थन देने, माफ कीजिए, टीएमसी को समर्थन देने की बात करते हैं, ऊपर से शिंदे गुट का जिस तरीके से टूटना, क्या कुछ इसमें दर्शाते हुई नजर चीजें आ रही है परिस्थितियां? क्योंकि चलिए टीएमसी को आप समर्थन कर देंगे, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी स्थिति बिगड़ रही है, वहां कैसे संभालेंगे? देखिए, टीएमसी का मैं पहले ही कह दिया, टीएमसी का उनका अपना मामला है और हमने खुद कह दिया है और स्वयं राहुल जी ने ममता जी से उद्धव गुट का मैं जिक्र कर रहा था, वो शिंदे गुट मैंने बोल दिया। नहीं, मैंने उनको स्वयं कह दिया कि टीएमसी कांग्रेस पार्टी में विलय कर ले। हमने पहला ऑप्शन बता दिया, शायद उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो टूट फूट नहीं होगी और उनका कद बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो विलय कर ले तो उनकी पार्टी तो हमारे कांग्रेस में आ जाएगी, लेकिन उनके नेता बच जाएंगे। हमने ऑप्शन दिया हुआ है। और महाराष्ट्र की जो राजनीति है प्रद्युम्न जी, वो महाराष्ट्र की राजनीति अभी आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। उद्धव जी के जो सांसद जो जाने की अटकलें बताई जा रही है, वह भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सेना से लड़के वो चुनाव जीते हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है, अब ये तो वक्त बताएगा जाएंगे या नहीं जाएंगे, फिलहाल समय कम है। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बंगाल टू महाराष्ट्र, बगावत से बेहाल हो चुका है विपक्ष और विपक्षी पार्टियां टूटती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। देखना होगा कि महाराष्ट्र में अब क्या नए समीकरण बनते हैं। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।